अनीता और विनीता दोनों बहनें अपने दादा दादी के साथ रहती थीं। उनके दादा अब काफी बूढ़े हो चले थे और काम करने में असमर्थ हो गए थे। उनकी दादी को दिन रात इसी बात की चिंता सताए जा रही थी कि अब घर कैसे चलेगा, कैसे वो अपनी दोनों पोतियों की शादी करेगी। अपनी दादी को उदास बैठा देख विनीता जाकर कहती है, दादी, किस सोच में बैठी हो? अभी तक आपने बताया नहीं। मैं कब से पूछ रही हूँ, खाने में क्या बनाऊं? अनीता भी 2 बार आकर पूछ कर गई है। देख लो बेटा, रसोई में जो रखा हो उसमें से ही कुछ बना लो। ठीक है दादी, लेकिन ये तो बताओ कि आप परेशान क्यों हो? कितनी देर हो गई है आपके यहाँ बैठे बैठे, पता नहीं क्या सोच रही हो। आजकल तुम्हारे दादा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी है, काम पर भी नहीं जा पाते हैं। जो भी पैसे थे वो भी धीरे धीरे खर्च हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। घर में दाल रोटी खाना मुश्किल हो गया है और ऊपर से तुम दोनों की शादी भी करनी है। बस इसी चिंता में बैठी हुई थी। दादी, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों बहनों ने बात की है, कहीं न कहीं काम मिल जाएगा। थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, बस देख लेना, जल्दी ही हमें कहीं न कहीं कोई काम जरूर मिल जाएगा। आज चिंता मत करो दादी, अगर आप भी इस तरह चिंता में बैठी रहोगी तो बीमार हो जाओगी। ये कहकर विनीता तो चली जाती है, लेकिन दादी की सोच खत्म नहीं होती कि तभी पड़ोसन आती है। अरे अम्मा, आपसे बहुत जरूरी काम था। बोलो बेटी, क्या काम था? वो कल मेरी बेटी को देखने के लिए उसके ससुराल वाले आ रहे हैं। अब तो आप जानती ही हैं, हमारा घर तो छोटा सा है, लेकिन आपके घर की छत बहुत बड़ी है। तो सोच रही थी कि क्यों ना वो फंक्शन आपके घर की छत पर कर लूं। और अनीता और विनीता इतना अच्छा खाना बनाती हैं, तो वो मेरी मदद कर दे। नहीं नहीं अम्मा, ये मत सोचना कि ये सब मैं फ्री में करूंगी। मैं इसके पूरे 1000 रुपए दूंगी और आप लोगों का खाना भी हमारे साथ होगा। ठीक है, तुम कर लेना। पड़ोस में इतना तो चलता ही है। और ये बात तो भाई तुमने बिल्कुल सच कही है। मेरी दोनों अनीता और विनीता की तरह कोई खाना नहीं बना सकता। भगवान ने उनके हाथों में बहुत स्वाद दिया है। दादी को पैसों की जरूरत थी, इसलिए दादी ने मना नहीं किया और अगले दिन पड़ोसन छत पर सारा प्रोग्राम करती है। साथ में अनीता और विनीता सब मेहमानों के लिए खाना बनाती हैं। बहन जी, बड़ा ही अच्छा खाना था। सचमुच में आपने बड़ा अच्छा हलवाई किया है। मुझे भी हलवाई का एड्रेस देना। मेरे बेटे की शादी तय हो गई है, तो सोच रहा हूँ कि इन्हीं को ही बुला लूंगा। आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोगों को खाना अच्छा लगा, लेकिन ये किसी हलवाई ने नहीं बनाया है, ये तो अम्मा जी की पोतियों ने बनाया है। दोनों बहनें बहुत ही लाजवाब खाना बनाती हैं, इसलिए मुझे हलवाई बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये सुनकर वो दोनों हैरान रह गए कि खाना हलवाई ने नहीं बल्कि आम सी लड़कियों ने बनाया है। फंक्शन खत्म होने के बाद पड़ोसन दादी को 1000 रुपए देती है और साथ में अनीता और विनीता की बहुत तारीफ भी करती है कि उनके हाथों का खाना सबको पसंद आया। पड़ोसन के चले जाने के बाद, चलो दादी, आप भी खाना खा लो, मैं दादाजी को भी लेकर आती हूँ। आज तो फंक्शन में काफी खाना बच गया। देखो तो, आंटी के ले जाने के बाद भी कितना खाना बच गया है। फिर वो चारों लोग खाना खाते हैं। उनके दादा का मकान पुश्तैनी मकान था और उस घर की छत काफी बड़ी थी और साथ ही साथ घर बिल्कुल चौराहे के पास था। साथ में अच्छा खासा बाजार भी था
और आवाजाही भी काफी थी। एक पड़ोसन ने वहां पर प्रोग्राम किया तो सभी लोगों को लगने लगा कि घर का छोटा मोटा फंक्शन उसी छत पर किया जा सकता है। लेकिन कई फंक्शन होने के बाद एक दिन अनीता और विनीता अपनी दादी से कहती हैं, दादी, ये तो अच्छी बात है कि अपनी छत का इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन मैं कल खाना बनाते हुए सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग अपनी छत का इस्तेमाल अपने लिए करें। कोई भी फंक्शन करने आता है तो खाना भी हम दोनों बहनें ही बनाती हैं। क्या कहना चाहती है बेटी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो ना दादी, कितने लोगों का खाना हम लोग बनाते हैं और छत भी हमारी है, लेकिन मिलते क्या है? सिर्फ 1,000 रुपए। लेकिन अगर हम अपनी ही छत पर ढाबा खोल लें तो हमारा अपना काम भी हो जाएगा और हमारी इनकम भी 2 गुनी से 4 गुनी हो जाएगी। दादी अभी कुछ कह ही पाती कि तब दादा ने बोला, ये तो सचमुच में बहुत ही अच्छा आइडिया है। वैसे भी तो हम अपने घर की छत लोगों को देते ही हैं, और अगर इसी पर ढाबा खुल जाए तो क्या बात होगी। तुम्हारा ये विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं कि दादा ने अनुमति दे दी है। दादी भी दोनों बहनों की बात सुनकर हाँ कह देती हैं और फिर दोनों बहनें तैयारी शुरू करती हैं छत पर ढाबा खोलने की। एक काम करते हैं अनीता, हम एक तरफ खाना बनाने की जगह बनाते हैं और बाकी छत पर कुर्सी और मेज लगा देंगे, और इधर हम एक सुंदर सी लाइटिंग कर देते हैं ताकि जो लोग हमारे ढाबे पर आए वो यहाँ पर खड़े होकर फोटो भी खिंचा सकें, जैसा आजकल सब लोग करते हैं। हाँ अनीता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें कुछ ऐसा ही करना होगा। लाइट लगाने से दूर से ही हमारा ढाबा लोगों को दिखाई देगा और इससे हमें फायदा ही होगा। और फिर दोनों बहनें तैयारी करने लगती हैं, जिसमें उनके दादा भी उनकी मदद करते हैं कि तभी पड़ोस में रहने वाला एक आदमी वहां पर आता है। अबा बाबा, क्या हो रहा है छत पर? भाई, मैं तो सोच रहा था कि एक दिन के लिए आपकी छत किराए पर ले लूं। ऑफिस के कुछ लोगों को पार्टी पर बुलाया है। अबे आप तो जानते ही हैं मेरा घर कितना छोटा है। नहीं भैया, नहीं, अब हम अपनी छत किराए पर नहीं देंगे। मेरी दोनों पोतियां छत पर ढाबा खोल रही हैं। अगर तुम चाहो तो तुम अपने दोस्तों को यहाँ बुला सकते हो, यहाँ पर भी पार्टी कर सकते हो, लेकिन छत तो अब मैं किराए पर नहीं दूंगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? छत पर ढाबा खोल रहे हो? भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपने दोस्तों को छत पर ही बुलाना चाहता था, और ये तो और भी अच्छा हुआ कि पहले ग्राहक हम बनेंगे आपके। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तुम एक काम करो, मेरी दोनों पोतियों से बात कर लो। उन दोनों का काम है, वो अपना हिसाब किताब खुद ही करेंगी। आज पहली बार ढाबा खोलने की खुशी में दोनों बहनें उस आदमी से छत का किराया नहीं बल्कि अपने ढाबे के खाने की प्लेट का हिसाब कर रही थी। ठीक है चाचा जी, आपने कहा 8 लोगों का खाना। ठीक है, हम लोग तैयार कर देंगे। थाली का हिसाब मैंने आपको बता दिया है। गर्मा गर्म तंदूर की रोटियां भी लगवा दूंगी। भाई, तुम्हारे खाने पर तो कोई शक ही नहीं है। भाई, खाना तो तुम दोनों बहनें वाकई में बहुत अच्छा बनाती हो। मेरे दोस्त खुश हो जाएंगे। और फिर वो आदमी आधा एडवांस देकर वहां से चला जाता है। पहले ही कस्टमर इतने सारे लोग होंगे, ये दोनों बहनों ने सोचा ही नहीं था। छत पर रात को दोनों बहनें उन लोगों का खाना बना देती हैं और उनकी सुंदर सजावट को देखकर वो लोग वहां पर सेल्फी भी लेते हैं। कुछ लोग उस सुंदर जगह को जब अपने फोन पर सोशल मीडिया पर डालते हैं तो लोग जो उनको जानते थे वो भी ढाबे को लेकर उनसे जगह के बारे में पूछते हैं, और इस तरह दोनों बहनों का ढाबा जो छत पर बना था देखते ही देखते लोगों की नजर में आ गया और अच्छा चल पड़ा। ये देखो, अब जाकर इतना अच्छा काम शुरू हुआ है, जबकि ये छत हमारे पास कितने सालों से थी।
तुम दोनों बहनों ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया। बस दादी, अब तुम खुश रहा करो। अब तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। अब तो भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ दादी, अब तुम खुश रहा करो। और अपनी पोतियों की कामयाबी पर दादी दोनों को बहुत बधाइयां देती हैं। लेकिन जैसा इंसान सोचता है वैसा तो कुछ भी नहीं होता। तभी कुछ पड़ोसियों को उन लोगों के इस तरह जल्दी जल्दी अमीर होने से जलन होने लगी और उन्होंने कंप्लेंट कर दी कि घर की छत पर ढाबा कैसे चला सकते हैं। जो लोग कल तक उनकी छत को किराए पर ले रहे थे, वहीं अब उनके खिलाफ बातें कर रहे थे कि कुछ लोग उनके घर आते हैं। देखो बाबा जी, मेरे बच्चों के पेपर शुरू हो गए और आप लोगों की छत पर बहुत शोर रहता है। वो तो ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो तुम? छत पर शोर रहता है? ये कोई डीजे थोड़ी ही है भाई, ये तो ढाबा है। लोग खाना खाने आते हैं और खाना खाकर चले जाते हैं। हमारे यहाँ तो तेज संगीत भी नहीं होता। अरे फिर भी भाई दादाजी, लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है। इस वजह से यहाँ की सड़क पर भी भीड़ रहने लगी है। तभी वहां पर दोनों बहनें आती हैं। क्या बात है, आप सब लोग वही हैं ना जो हमारी छत किराए पर लेते थे और अपने फंक्शन करते थे? और तब तो तुम लोग यहाँ पर तेज डीजे भी चलाते थे। तब क्या गली में भीड़ नहीं होती थी? क्या तब कहीं शोर नहीं होता था? या तब किसी के बच्चे के पेपर नहीं होते थे? सीधा सीधा बोलते क्यों नहीं हो कि आप लोगों को जलन होती है हम लोगों को कमाते हुए देखकर? अनीता के इतना साफ साफ बोलने पर सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और हमने इन सब चीजों के लिए पहले से ही परमिशन ली है। आप लोगों के इस तरह बोलने से कुछ नहीं होगा। और फिर वो दोनों बहनें वो सारे पेपर दिखा देती हैं जिससे उन्होंने परमिशन ली थी कि छत पर ढाबा चला सकती हैं, और उन्हें देखने के बाद लोगों की बोलती बंद हो गई। चुपचाप वो लोग वहां से चले गए। देखो तो कैसे लोग हैं। यही लोग थे जब जाकर मेरे घर पर मेरी छत किराए पर लेते थे और आज जरा सा सफल क्या हो गए। यही लोग आकर हमारे दुश्मन बन गए। छोड़ो ना दादी, ये तो लोगों की हमेशा से चली आ रही रीत है। कोई किसी को खाते कमाते कहाँ देख सकता है। अब दोनों बहनें अपने ढाबे पर ही ध्यान देती हैं। उनके ढाबे पर बहुत सारे लोग आते हैं और तो और उन दोनों बहनों ने अब ऑनलाइन सुविधा भी देनी शुरू कर दी थी। दादाजी का इलाज बड़े अस्पताल में चल रहा था। उनकी सेहत में अब काफी सुधार था। वो भी अपने दोनों पोतियों का साथ देते थे और अब उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब सारा परिवार खुशी खुशी अपने काम को करता और खुश रहता। कविता और उसका पति राघव दोनों काम की तलाश में शहर जाते हैं। राघव मेहनत मजदूरी करने लगता है और कविता घर संभालने लगती है। लेकिन राघव की आमदनी इतनी नहीं थी। शहर के खर्चे उससे बहुत ही अधिक थे। कविता एक समझदार गृहिणी थी, लेकिन फिर भी इतने कम पैसों में वो घर को संभाल पाने में असमर्थ महसूस कर रही थी। जितनी कमाई होती है उसका आधा हिस्सा तो घर के किराए में ही चला जाता है। फिर यहाँ पर बिजली का बिल अलग आता है और पानी का बिल अलग आता है। कुछ भी तो नहीं बचता राघव। सोचा था शहर जाऊंगा तो किस्मत चमक जाएगी, लेकिन यहाँ तो गांव से भी बुरा हाल है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई लोगों को बोला है कि अच्छी नौकरी बता दें। अच्छा सुनो कविता, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है। मैं मुंह धोकर आता हूँ, तुम खाना बना दो ना प्लीज। कविता के घर में इस समय सब्जी भी नहीं थी और ना ही दाल थी। उसने एक डब्बे में देखा, उसमें अचार था। वो उसे गांव से लेकर आई थी। उसने जल्दी से रोटियां बनाई, अचार के साथ राघव को खाने के लिए दे दिया। भाई बहुत दिनों बाद अचार रोटी खा रहा हूँ, सच में बहुत मजा आ गया। कुछ भी कहो कविता, तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। अचार तो तुम इतना अच्छा डालती हो ना कि बस पूछो ही मत। तभी राघव का जानने वाला घर में आता है,
जो राघव को नौकरी के बारे में बताने आया था। राघव उसे खाना खाने के लिए कहता है। वैसे राघव, हो तो खाने का टाइम रहा है भाई, भूख भी बहुत तेज लगी है भाभी जी। अगर एतराज ना हो तो 2 रोटी मैं भी खा लूं। ये क्या बात हुई भैया? दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। पूछो मत, बैठ जाओ, मैं अभी रोटियां लेकर आती हूँ। आप पर सब्जी नहीं है भैया, अचार के साथ खानी होगी। अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो आदमी जैसे ही पहला निवाला खाता है उसे अचार बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अरे वाह भाभी जी, क्या अचार डाला है! क्या ये आपने बनाया है? मजा आ गया सचमुच। बहुत दिनों बाद ऐसा गांव का स्वाद आया है। अरे हाँ भाई, तेरी भाभी ने ही अचार बनाया है। तुम्हें पता है ना, कविता बहुत तरह के अचार बनाना जानती है। अच्छा, मैंने तुझे काम के लिए बोला था ना? हाँ भाई, एक जगह बात तो की है, लेकिन मशीनों का काम है, थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। देख भाई, मैं सीधी बात करता हूँ, जान को खतरा भी हो सकता है। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसे काम की क्या जरूरत है? थोड़ा खा लेंगे, लेकिन जान दांव पर नहीं लगाएंगे। अरे भाभी जी, मैं तो बस राघव के कहने पर बताने चला आया था भाई। तनख्वाह अच्छी थी और कोई बात नहीं। उसके चले जाने के बाद राघव कविता से नौकरी की बात करता है, पर कविता बिल्कुल मना कर देती है। सैलरी आने पर आते ही खत्म हो गई। कविता राघव के साथ बाजार में सब्जी लेने गई हुई थी। थोड़े बहुत बचे पैसों से आज वो मनपसंद सब्जियां लेने की सोच रही थी, लेकिन बाजार में जब सब्जियों के दाम सुने तो उसने तौबा कर ली। ना बाबा ना, सब्जियां तो बहुत महंगी हैं। ऐसा करती हूँ, अचार बनाने का सामान ले लेती हूँ। हाँ देखो, वहां पर कितना अच्छा कच्चा आम आया हुआ है। सुनो, एक तरह का अचार खाएंगे ना तो बोर हो जाएंगे। ऐसा करती हूँ, लहसुन ले लेती हूँ और मिर्च ले लेती हूँ। 3 तरह का अचार घर में होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर कविता ने बड़ी मेहनत से आम, मिर्च और लहसुन का अचार बनाया। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली एक औरत उसके घर प्याज आज मांगने आ गई। अचार के खुशबू से घर महक रहा था। उसके मुंह में पानी आ गया और उसने कविता से कहा, अरे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है अचार की। हाँ, वो मैंने नया अचार बनाया है ना, ढक्कन खोलकर उन्हें देख रही थी कैसा बना है। आई तो तुमसे प्याज लेने थी, लेकिन अगर थोड़ा सा अचार मिल जाता तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। कविता अचार लेकर आती है। वो औरत वहीं पर खड़े होकर थोड़ा सा अचार चखती है और कविता से कहती है कि ऐसा अचार तो सिर्फ गांव में ही बनता है, यहाँ तो घटिया मसाले का अचार मिलता है। शाम को, सुनो राघव, मुझे ख्याल आया है कि बाजार में क्यों ना हम भी अचार बेचें। आज पड़ोसन बता रही थी कि यहाँ पर बड़ा ही बेकार मसाले का अचार मिलता है। सोचो, अगर लोगों को हमारा अचार अच्छा लगा तो हम अपना काम कर सकते हैं। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन हमें बहुत सारा अचार बनाना पड़ेगा ना। तुम भी ना हमेशा नुकसान की बात करते हो। अभी तो हमने घर में अचार बनाया है, पहले उसे बेच कर देखते हैं। अगर लोगों को पसंद आया तो फिर बहुत ज्यादा अचार बना लेंगे। उनके यहाँ सप्ताह में एक बार बाजार लगता था, जिसमें राघव कविता के साथ जाता है, अचार बेचने लगता है। अचार ले लो, अचार। मैं आम का अचार, मिर्च का अचार, लहसुन का अचार। अचार ले लो, अचार। मैं घर के तैयार मसालों से बना हुआ अचार, हाथ में को ठीक रखने वाला अचार। भाई अचार ले लो, अचार। तभी वहाँ से गुजरने वाली 2 औरतें राघव की आवाज सुनकर अचार को चखने के लिए आती हैं। कविता उन्हें अचार चखने के लिए देती है। दोनों को अचार बहुत पसंद आता है और वो खरीद लेती हैं। देखो, अचार बिक गया, थोड़ा सा और बचा है, थोड़ी और जोर से आवाज लगाओ ना। हाँ, अचार ले लो, अचार। राघव भी खुश हो जाता है और वो जोर से आवाज लगाता है। फिर 2-3 लोग और आते हैं और वो अचार खरीद लेते हैं। ये देख दोनों बड़े खुश होते हैं और बाद में बाजार से अचार बनाने का सामान लेकर घर आते हैं। यहाँ हफ्ते में एक बार बाजार लगता है और हफ्ते भर में ही अचार तैयार हो जाता है, इसलिए हमारा अचार बिल्कुल ताज़ा होगा। हाँ कविता, इधर मैं भी कमाऊंगा और ये काम भी शुरू हो जाएगा।
तो हम लोगों के हालात जल्दी ठीक हो जाएंगे। और फिर दोनों पति पत्नी बहुत मेहनत करते हैं। कुछ ही महीनों में उनके हाथ का अचार सब लोगों को बहुत पसंद आने लगता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऑर्डर देकर भी अचार बनवाने लगते हैं। एक दिन कविता मसाले लेने के लिए दुकान पर गई तो दुकान पर मालिक के बजाय नौकर बैठा हुआ था। कविता ने उसे सामान बताया तो नौकर ने उसे सस्ता सामान लाकर पकड़ा दिया। अरे भैया, ये तुम कौन से मसाले पकड़ रहे हो? मैं तुम्हें कुछ और बता रही हूँ और तुम मुझे कुछ और दे रहे हो। अरे बहन जी, अचार ही तो बनाना है, भाई डाल दो। वैसे भी अचार में स्वाद तो 2-4 चीजों का ही आता है, सस्ता भी तो है। अगर ये सामान डालोगी तो अचार तो उसी दाम से ही बेचोगी ना, तो तुम्हें ज्यादा मुनाफा होगा। कविता वो मसाले वापस करके दूसरे मसाले ले आती है, लेकिन नौकर की बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। आने के बाद भी कविता यही सोचती रही कि अगर वो सस्ता सामान डालकर भी अचार बेचेगी तो उसे ज्यादा मुनाफा होगा। शाम को जब राघव आता है तो कविता इस बारे में बात करती है। नहीं कविता, ये तुम गलत कर रही हो। देखो, हमने बड़ी मुश्किल से अपना काम जमाया है और भगवान की दुआ से अचार के ऑर्डर भी आने लगे हैं। थोड़े से लालच के लिए नहीं, रहने दो कविता, हम ऐसे ही अचार बनाएंगे। अगर ऐसे ही अचार बनाएंगे ना तो जाने कब अमीर होंगे। और वो जो तीसरा हमारे बीच आने वाला है, उसके खर्च कैसे पूरे करेंगी भला? क्या कहा तुमने? तीसरा? क्या तुम माँ बनने वाली हो? तुम भी तो बाप बनने वाले हो। ये सुनते ही राघव कविता को गले लगा लेता है और उस समय अचार की बात इधर उधर हो जाती है। लेकिन अगली बार जब कविता सामान लेने के लिए जाती है तो वो सस्ता सामान लेकर आ जाती है और देखती है कि उसने पूरे 600 रुपए सामान पर बचा लिए। मैं भी कितनी मूर्ख थी, इतने महीनों में कितना नुकसान कर लिया अपना। हर हफ्ते 600 रुपए बचते तो कितने पैसे अभी हमारे पास होते। कविता ने राघव को कुछ नहीं बताया और अचार तैयार कर वो बाजार में बेचने लगी। लोगों को शुरू में ज्यादा फर्क नजर नहीं आया। कविता का अचार ऐसे ही बिकता रहा, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। देखो बहन, पिछली बार जो मैं अचार लेकर गई थी उसमें वो स्वाद नहीं था जो पहले लेकर गई थी। अगर बढ़िया सामान दोगी तो मैं लेकर जाऊंगी, वरना खरीदा हुआ भी अचार वापस कर जाऊंगी। हाँ, लेकिन ऐसा कैसे? मैं तो बिल्कुल अचार इसी तरीके से बना रही हूँ। बहन, हमारे घर में पैसों का पेड़ नहीं लगा है, हम भी मेहनत करके पैसे तुम्हें देकर जाते हैं। अगर चीज अच्छी नहीं निकली तो मैं तो वापस करके जाऊंगी। हाँ। कविता उसे अचार देती है और मन ही मन सोचती है, अगर एक औरत ने नहीं खरीदा तो कौन सा भारी नुकसान हो जाएगा, 2 ग्राहक और ज्यादा आ जाएंगे। लेकिन राघव जो वहीं खड़ा हुआ था, उस औरत के जाने के बाद कविता से कहता है, कविता सच बताओ, तुमने कोई घपला तो नहीं किया ना? क्योंकि तुम उस दिन कुछ कह रही थी ना मुझसे। अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो अभी रुक जाओ, वरना ये काम धंधा सब चौपट हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। कविता, मेरी बात पर ध्यान अरे दो। तुम भी ना, कुछ औरतों की आदत ऐसे होती है, उन्हें तो बस नुक्स निकालना आता है बस। लेकिन अब हर बाजार में धीरे धीरे कविता के पास आने वाले लोगों की संख्या कम होने लगी। कविता को शुरू में पता नहीं चला क्योंकि उसके पैसे बच रहे थे, लेकिन जब ग्राहक कम हुए तो उसे एहसास होने लगा कि उससे गलती हो गई है। और एक दिन वो भी आया जब उसकी दुकान पर से किसी ने भी अचार नहीं खरीदा। देख रही हो ना कविता, बाजार बंद होने को आया है, लेकिन आज हमारे पास कोई भी अचार लेने नहीं आया। अब तुम सोच लो कि तुमने क्या किया है। मुझे अफसोस है कि मेरे समझाने के बाद भी तुम नहीं समझी। और राघव गुस्से में सारा अचार वहीं पर फेंककर घर वापस आ जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे लालच आ गया था। तुम्हारे लालच के कारण देखो आज क्या हो गया। हमारा इतना अच्छा काम चलता हुआ बिल्कुल बंद हो गया। कविता, तुम सोच सकती हो वो तीसरा आने वाला मेहमान अब हमारे साथ गरीबी देखेगा, गरीबी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मैं अच्छे मसाले से अचार बनाऊंगी और वापस से सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है कविता। अगर हम इस बाजार में वापस से अचार बेचने जाएंगे ना तो कोई हम पर भरोसा नहीं करेगा और बाकी बाजार हमसे बहुत दूर है। राघव, मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ बाकी बाजार दूर लगते हैं, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मैं अब कोई घपला नहीं करूंगी। जैसे पहले अचार बनाती थी ना, वैसे ही अचार बनाऊंगी। लेकिन ये काम बंद मत होने दो। कोशिश करके देखते हैं फिर से, लेकिन
मुझसे वादा करो, अब कभी लालच में नहीं पड़ोगी। और उसके बाद फिर से कविता वैसा ही अचार बनाने लगी, लेकिन अब राघव उस अचार को लेकर दूसरे मार्केट में बहुत दूर बेचने के लिए जाने लगा। और फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे वहां पर उनका काम जम गया। जब उनके घर नया मेहमान आया, तब तक कविता और राघव का काम फिर से शुरू हो गया। और कविता ने कसम खा ली थी कि वो अब कभी भी लालच से काम नहीं करेगी। रेखा, अजय और अमन तीनों ही सड़क किनारे एक फटे पुराने कपड़े के टेंट के नीचे रहते थे और वहां ट्रैफिक सिग्नल पर गुब्बारे बेचने का काम करते थे। अजय और अमन अनाथ थे। एक दिन ट्रैफिक सिग्नल पर ही उन दोनों की मुलाकात रेखा से हुई थी। रेखा ट्रैफिक सिग्नल के पास बैठी रो रही थी। उसको रोता हुआ देखकर अमन वहां आता है और उससे उसके रोने का कारण पूछता है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रेखा कुछ नहीं कहती और रोती रहती है। अमन अपने दोस्त अजय को लेकर आता है। तब अजय रेखा से पूछता है, क्या हुआ तुमको जो तुम ऐसे रो रही हो? रेखा अभी भी बिना कुछ बोले रोए जा रही थी। अगर तुम हमसे कुछ नहीं बताओगी तो हमको कैसे पता चलेगा? अरे कुछ तो बोलो। मेरा नाम अजय है, ये मेरा दोस्त अमन है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रेखा है। अच्छा तो तुम्हारा नाम रेखा है। अच्छा रेखा, तुम ये बताओ तुम रो क्यों रही थी? मेरे पिताजी मुझे यहाँ बिठाकर गए थे पानी लेने, पर अब तो शाम भी हो गई है। वो 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 अब तक वापस नहीं आए हैं। मुझे बहुत ही डर लग रहा है। अच्छा तो ये बात है, कोई नहीं, जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं आ जाते तब तक तुम हमारे साथ रहो। हाँ, हम यहाँ फुटपाथ के पास ही रहते हैं, तुम भी वहाँ हमारे साथ रहो। उसके बाद वो लोग गुब्बारे बेचकर जो पैसे मिले थे उनसे खाने का कुछ सामान खरीदते हैं और तीनों मिल बांट कर खाते हैं। तब से रेखा, अजय और अमन एक साथ रहने लगे। कुछ दिन बीत गए पर रेखा को लेने उसके पिताजी नहीं आए। अब तो रेखा को भी समझ आने लगा था कि उसके पिताजी उसको लेने नहीं आएंगे, पर अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अमन और अजय के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। गाड़ियां ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती हैं और वो तीनों गाड़ियों की तरफ भागते हैं। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे। 5 रुपए का एक, ले लो। ले लो बाबूजी, बच्चों के लिए एक गुब्बारा। कभी कभी तो उनके गुब्बारे बिक जाते थे और कभी कभी नहीं। तीनों बच्चे सिग्नल पर गुब्बारे बेचकर जो भी मिलता उसे आपस में मिल बांट कर खाते थे। कुछ दिनों बाद क्रिसमस भी आने वाली थी। पूरा बाजार क्रिसमस के सामानों से भरा पड़ा था, तो इसलिए तीनों मिलकर अपनी जमा पूंजी से क्रिसमस पर बेचने के लिए कुछ नए गुब्बारे खरीदते हैं। रेखा इससे पहले कभी शहर नहीं आई थी, इसलिए उसको क्रिसमस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो पूछती है, ये क्रिसमस क्या होता है? तुमको नहीं पता क्या? नहीं, बताओ ना। अरे क्रिसमस मतलब नए नए कपड़े, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स, खाना पीना, खूब सारी मस्ती और धमाल। और हाँ, क्रिसमस पर सेंटा बच्चों को गिफ्ट भी देते हैं। ये सब सुनकर रेखा खुश हो जाती है और कहती है, मतलब हम सब भी क्रिसमस मनाएंगे और सेंटा हमको भी गिफ्ट देगा? नहीं रेखा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ जो हम लोग क्रिसमस मना सके, और सेंटा भी हम जैसे बच्चों को कहाँ गिफ्ट देता है। वो तो अमीर लोगों को बस गिफ्ट देता है। हमारा क्रिसमस तो बस ये क्रिसमस का सामान बेचने में ही निकल जाता है। ऐसा कहकर वो लोग फिर से गुब्बारे बेचने लग जाते हैं। रेखा को चित्रकारी का बहुत ही शौक था। उसको जब भी मौका मिलता वो पत्थर लेकर जमीन पर कुछ न कुछ बना देती। रेखा ने ट्रैफिक सिग्नल के आसपास काफी सारी चित्रकारी कर रखी थी जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी। रेखा, तुम तो बहुत ही अच्छी चित्रकारी करती हो। हाँ, मुझे चित्र बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं स्कूल में थी ना तो सब मेरी तारीफ करते थे, पर अब देखो ना। ऐसा कहकर रेखा रोने लगती है। अमन और अजय रेखा को चुप कराते हैं। जहां वो तीनों बातें कर रहे थे वहां पर एक लड़का रोहन खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। वो भी रेखा की चित्रकारी देखता है और पूछता है, अरे वाह, ये किसने बनाई? ये तो हमारी रेखा ने बनाई है। अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छी है।
अरे वाह रेखा, तुम तो बहुत ही अच्छी चित्रकारी करती हो। कहाँ सीखा तुमने ये सब? वो भैया गांव के स्कूल में। गांव के स्कूल में? फिर तुम गांव से यहाँ कैसे? वो भैया बात यह है कि रेखा अपनी बात पूरी करती इससे पहले रोहन जिसका इंतजार कर रहा था उसका वो दोस्त आ जाता है। रोहन चल मेरे भाई, बहुत लेट हो गया आज तो। रोहन अपने दोस्त को देखकर कहता है। आया आया रुक। उसके बाद रेखा से कहता है, अच्छा रेखा, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। ऐसा कहकर रोहन अपने दोस्त के साथ चला जाता है। रोहन और उसका दोस्त एक सुपरमार्केट में काम करते हैं। क्रिसमस की वजह से हर जगह ही चहल पहल थी, इसलिए उनके सुपरमार्केट में भी खूब भीड़ थी। कुछ लोग क्रिसमस की डेकोरेशन का सामान खरीद रहे थे तो कुछ लोग देने के लिए गिफ्ट्स। सुपरमार्केट में भी खूब रौनक थी। आजकल जिस सुपरमार्केट में रोहन काम करता था वहां पर क्रिसमस के लिए दीवार पर कुछ चित्र बनाने थे। उस सुपरमार्केट के मालिक ने किसी को ये चित्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था, पर अब क्रिसमस को 3 ही दिन बचे थे। वो चित्र बनाने नहीं आया था। पता करने पर पता चला कि उसकी तबीयत खराब है और वो नहीं आ सकता है। वो लोग किसी और चित्र बनाने वाले को ढूंढने लगे, पर सब लोग कहीं ना कहीं बिजी थे, इसलिए कोई भी उनके सुपरमार्केट में नहीं आ सकता था। ये देखकर सुपरमार्केट का मालिक बहुत ही परेशान हो जाता है। जब रोहन को ये बात पता चलती है तो उसको रेखा की याद आती है। वो अपने मालिक से बात करता है। सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? हाँ हाँ रोहन, बोलो क्या बात है? सर, मैं किसी को जानता हूँ जो बहुत ही अच्छे चित्र बनाता है। अरे वाह रोहन, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं कब से परेशान था, कोई मिल ही नहीं रहा था। बोलो कौन है वो? सर, वो एक लड़की है और उसका नाम रेखा है। मैं उसको फुटपाथ पर मिला था। फुटपाथ पर? हाँ सर, वो फुटपाथ के किनारे गुब्बारे बेचती है। उसकी ये बात सुनकर मालिक बीच में ही चिल्ला पड़ता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? एक फुटपाथ पर तुमने किसी को कुछ बनाते देख लिया और तुमको ये लगने लगा कि वो ये काम अच्छे से कर सकती है? नहीं रोहन। सर, आपकी बात सही है। आप बस एक बार उसका काम देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। मालिक थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। वो रोहन को कहता है, ठीक है रोहन, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर पहले मुझे उस लड़की के बनाए हुए चित्र देखने हैं, तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। ठीक है सर। इन सब से अनजान वो तीनों बच्चे ट्रैफिक सिग्नल पर क्रिसमस का सामान बेच रहे थे। ले लो भैया, एक गुब्बारा क्रिसमस के लिए। लाइट वाले गुब्बारे, लाइट वाले गुब्बारे। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। शाम को रोहन उसी ट्रैफिक सिग्नल पर आता है जहां सुबह उसने रेखा को देखा था। रेखा उसको देखकर पहचान जाती है। भैया, आप गुब्बारे लेने आए हैं क्या? रोहन कुछ नहीं कहता और रेखा के हाथ में एक कॉपी और कुछ कलर्स पकड़ा देता है और कहता है, सुनो रेखा, ये लो कॉपी, इस पर कुछ अच्छे अच्छे चित्र बनाकर रखना। सुबह जब मैं जॉब पर जाऊंगा तो तुमसे ले जाऊंगा। पर भैया क्यों? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, बस तुम अच्छे से चित्र बनाना। ऐसा कहकर रोहन चला जाता है। उसके जाने के बाद रेखा उस कॉपी में चित्र बनाने बैठ जाती है। सुबह रोहन आता है और उससे वो कॉपी लेकर चला जाता है। रोहन वो कॉपी ले जाकर अपने सुपरमार्केट के मालिक को दिखाता है। मालिक को वो चित्र बहुत ही पसंद आ जाते हैं। वो रोहन को हाँ बोल देता है। रोहन बहुत ही खुश हो जाता है। वो तुरंत रेखा के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। उसके बाद वो उन तीनों को लेकर अपने सुपरमार्केट में आ जाता है। वहां पहुंचकर रेखा दीवार पर चित्र बनाने शुरू कर देती है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उसका काम खत्म हो जाता है। जब सब उसका काम देखते हैं तो हर कोई दंग रह जाता है। सब उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं। उसके काम को देखकर मालिक भी बहुत ही खुश हो जाता है। मालिक रेखा को उसके काम के पैसे दे देता है। इतने सारे पैसे देखकर रेखा बहुत खुश हो जाती है। कल क्रिसमस थी और आज उनके पास इतने पैसे आ गए थे कि वो लोग अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाना खरीद सकें। तीनों मिलकर सुपरमार्केट से अपने लिए नए नए कपड़े खरीदते हैं और वहां पर सेंटा भी था, तो वो उनको गिफ्ट्स भी देता है। गिफ्ट्स मिलने पर वो लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि पहली बार उन लोगों ने क्रिसमस मनाई थी।
रेखा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज हम क्रिसमस मना पा रहे हैं। नए कपड़े और खाना, ये सब तो हमारे लिए बस एक सपना था। हाँ रेखा, सच में आज तुमने हमारा ये सपना सच कर दिया। तुम दोनों भी ना, ये कैसी बातें कर रहे हो? और ये तेरा मेरा क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? तुम लोग ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम लोगों ने ही तो मेरी मदद की थी इस अनजान शहर में। और धन्यवाद देना है तो रोहन भैया को करो। आज ये जो भी हुआ है सब भैया की वजह से। नहीं नहीं रेखा, ये सब तो तुम्हारी काबिलियत की वजह से हुआ है। मैंने तो बस उस काबिलियत को पहचाना और उसे सबके सामने लाने में तुम्हारी मदद की। उसके बाद वो लोग अपनी उसी जगह पर आ जाते हैं। पर आज वो लोग बहुत खुश थे। उनके पास क्रिसमस पर पहनने के लिए नए कपड़े और खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना था। क्रिसमस वाले दिन वो लोग अपने नए कपड़े पहनते हैं और अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। रोहन की वजह से रेखा को अब कभी कभी कहीं पर काम मिलने लगा था। कुछ दिन बाद रेखा को अपने पिता एक बस में बैठे हुए दिखते हैं। वो अपने पिता को आवाज लगाती है, बाबा बाबा देखिए, मैं आपकी बेटी रेखा। रेखा की आवाज सुनकर उसके पिता बस से नीचे उतर कर आते हैं और दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। बाबा, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? पता है मैं कितना डर गई थी, कितना इंतजार किया मैंने आपका। बेटा, मैं कहीं नहीं गया था। वो पुलिस वालों ने मुझे चोर समझकर पकड़ लिया था। मैंने कितना बोला उनको, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। पर जब उनको असली चोर का पता चला तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं गया था उस जगह पर तू मुझे वहां नहीं मिली मेरी बच्ची। मैंने कितना ढूंढा तुझे, तू नहीं मिली। थक हार कर मैं वापस गांव चला गया। खेती के काम से आज यहाँ आया और देख, भगवान ने तुझे मुझसे मिला दिया। चल अब मेरे साथ घर। रेखा अमन और अजय की तरफ इशारा करके कहती है, बाबा जब मैं अकेली थी तब मुझे अमन और अजय इन दोनों ने अपने साथ रखा, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैं तो यहाँ किसी को जानती तक नहीं थी। क्या हम इनको भी अपने साथ अपने घर ले जाएं? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। उसके बाद रेखा अमन और अजय को भी अपने साथ अपने गांव ले जाती है और वो लोग वहां हंसी खुशी रहने लगते हैं। बीच बीच में रेखा रोहन भैया से मिलने सुपरमार्केट भी जाती थी और अगर कोई काम होता तो रोहन भैया उसको बता देते थे। इस तरह रेखा की चित्रकारी का शौक भी पूरा हो जाता और उसकी कुछ कमाई भी हो जाती। ये क्रिसमस सच में रेखा के जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आया था। किशन अपनी माँ कमला, पत्नी शोभा और बेटी संध्या के साथ एक गांव में रहता है। पहले तो किशन के पास काफी जमीन थी और खेती का काम भी अच्छे से चल रहा था। पर किशन की बीमारी के चलते उसकी सारी जमीन बिक जाती है और उसके पास अब पहले जैसा खेत और पैसा नहीं रहता। उसका परिवार बहुत ही गरीब हो जाता है। किशन के पास कुछ खेती की जमीन तो बची है, पर उस पर इतना अनाज नहीं हो पाता कि उसका गुजारा चल सके। इसीलिए किशन लोगों के खेतों में भी काम करने के लिए जाता था। जिनके खेतों में किशन काम करता था वो लोग कभी तो किशन को खाने का सामान देते या कभी कभी पैसे। इस तरह उसका गुजर बसर चल रहा था। पैसों की कमी के कारण शहर में बहुत ही ज्यादा गरीबी थी, पर वो लोग तब भी खुशी खुशी मिलजुल कर रहते थे। जो मिलता उसी से उनका गुजर बसर चल रहा था। किशन की एक बहन है माला। माला शादी के बाद अपने पति और सास ससुर के साथ शहर में रहती है। उसके पति की शहर में ही एक दुकान है कपड़ों की, जिस कारण उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। उसकी सास बहुत ही खड़ूस किस्म की औरत थी। जब तक किशन के पास पैसे थे तब तक वो माला को उसके मायके भेज देती थी, पर जब से किशन गरीबी वाला जीवन बिता रहा है तो तब से वो माला को उसके मायके नहीं भेजती थी। अगर माला अपने मायके जाने की बात भी करती तो वो उसको मना कर देती। माँ जी, कितना टाइम हो गया है मुझे अपने मायके गए हुए, क्या इस बार मैं चली जाऊं अपने घर? माला की सास कहती है, अरे करना क्या है वहां जाकर, कुछ दे तो सकता नहीं तेरा भाई।
यहाँ आसपास की औरतें पूछेंगी कि तेरी बहू मायके गई थी तो क्या लाई, तो क्या बोलूंगी मैं? बोल दूं कि इसका भाई तो कंगला है, कहाँ से लाएगा अपनी बहन को देने के लिए? ना ना, कोई जरूरत नहीं उस कंगले के घर जाने की। अपनी सास के मुंह से अपने भाई के लिए ऐसे शब्द सुनकर माला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बड़े ही दुखी मन से वो कहती है, तो माँ जी, क्या मैं अपने भाई को इस बार भाई दूज पर यहां बुला लूं? बहुत मन हो रहा है मिलने का। उसकी बात सुनकर माला की सास कहती है, क्या करना है उसको यहां बुलाकर? लाने वाला तो है नहीं कुछ। क्या बांटूंगी मैं आस पड़ोस में जब कोई बोलेगा कि बहू का भाई आया है? क्या लाया, जरा हमें भी तो खिलाओ। नहीं, उसको यहां मत बुला। पर माँ जी, मेरा बहुत मन कर रहा है भैया से मिलने का। ठीक है, बुला ले, पर अपने उस कंगले भाई से कहना कि बहन के घर खाली हाथ ना आए। नाक कटवा दी है तेरे मायके वालों ने हमारी तो। सब कहते हैं कि कैसे गरीब घर से बहू लाए हो, एक ही बेटा है, किसी अमीर घर से लड़की लाते। ऐसा कहकर माला की सास वहां से चली जाती है। माला अपने भाई को यहां बुलाने की बात सुनकर बहुत खुश होती है। अगले दिन कमला अपने भाई को एक चिट्ठी भेजती है और उसको अपने यहां भाई दूज पर आने को कहती है। 2 दिन के बाद उसकी चिट्ठी गांव में उसके भाई किशन को मिलती है। माँ, देखो ना, बुआ जी की चिट्ठी आई है। माला की चिट्ठी की बात सुनकर कमला खुशी से खुश हो जाती है। आज कितने दिनों बाद मेरी बेटी की चिट्ठी आई है, पता नहीं क्या लिखा है इसमें। अपनी सास की बात सुनकर शोभा कहती है, माँ जी, मैं बताती हूँ आपको कि क्या लिखा है इस चिट्ठी में, रुकिए। ऐसा कहकर शोभा अपनी बेटी संध्या के हाथ से चिट्ठी लेकर उसको खोलती है और अपनी सास कमला को पढ़कर सुनाती है। माँ, दीदी ने लिखा है कि वो अच्छी हैं और वो चाहती हैं कि ये इस बार भाई दूज पर उनके घर जाएं। कमला भाई दूज पर अपनी बात पर चौंक जाती है और कहती है, क्या भाई दूज पर बुलाया है? सब ठीक तो होगा ना शोभा? हाँ माँ, सब ठीक ही होगा। दीदी ने इनको मिलने के लिए बुलाया होगा ना, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं ना दोनों भाई बहनों को मिले हुए। हाँ शोभा, ऐसा ही होगा, पर उसकी सास इस बार मान कैसे गई? खैर चलो, जो भी है अच्छा है ना। कम से कम किशन जाकर मिल तो सकता है ना माला से, वरना तो वो माला को यहाँ आने भी नहीं देती और ना ही हमें वहां जाने देती हैं। हाँ माँ, वो तो है। ऐसा कहकर शोभा घर के काम करने लग जाती है। शाम को किशन घर आता है। माँ, देखो पिताजी आ गए। हाँ, जा अपने पिताजी के लिए पानी लेकर जा। संध्या अपने पिता को पानी देती है और कहती है, पिताजी, आज बुआ जी की चिट्ठी आई थी। संध्या के मुंह से ये बात सुनकर किशन चौंक जाता है और कहता है, माँ, शोभा, क्या संध्या जो कह रही है वो सच है? उसकी आवाज सुनकर दोनों सास बहू बाहर आ जाती हैं और कहती हैं, हाँ किशन, ये सच है बेटा। सब ठीक तो है ना माँ? हाँ, सब ठीक है बेटा। तो फिर अचानक कैसे? कमला हंसते हुए शोभा को कहती है, शोभा, कहाँ रखी तूने माला की चिट्ठी? जा ला कर दे किशन को जरा। शोभा अंदर से चिट्ठी लाकर किशन को देती है। किशन चिट्ठी पढ़ता है। माँ, माला ने मुझे इस बार भाई दूज पर बुलाया है। हाँ बेटा, कितने सालों बाद उसने तुझे अपने घर बुलाया है। तू जाना जरूर उसके घर। वैसे भी कितने दिन हो गए हैं माला को देखे हुए। तू जाएगा तो हमें भी तो पता चल जाएगा कि आखिर माला कैसी है वहां। वैसे भी उसकी सास ने उसको कब से यहाँ नहीं भेजा है। हाँ माँ, मैं जरूर जाऊंगा इस बार भाई दूज पर माला के घर। सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह किशन खेतों में काम करने चला जाता है। दोपहर के समय शोभा अपने पति के लिए खाना लेकर जाती है। जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो शोभा अपने पति से पूछती है, क्या बात है जी,
आप बड़े ही उदास लग रहे हो। कोई बात है क्या परेशानी वाली? हाँ शोभा, परेशानी वाली बात तो है ही ना। आप माला दीदी की बात पर परेशान ना हो। हाँ शोभा, एक तो इतने दिनों बाद बहन से मिलने जा रहा हूँ और वो भी भाई दूज पर। खाली हाथ कैसे जाऊं उसके घर, और ऊपर से उसकी सास। तुझे तो पता है ना, अगर मैं खाली हाथ गया तो कितना कुछ सुना देगी मेरी बहन को। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई मेरी बहन को कुछ भी कहे। हाँ जी, बात तो चिंता वाली है, पर अब आप करोगे क्या? कहाँ से लाओगे पैसे? क्या सोचा है आपने? नहीं शोभा, बस यही सोच रहा हूँ कि कहाँ से करूँ पैसों का इंतजाम। कोई नहीं जी, हो जाएगा पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से। वैसे भी अभी समय है भाई दूज को। हाँ, दिवाली की भी तो तैयारी करनी है अभी। लगता है इस बार दिवाली भी ढंग से नहीं मना पाएंगे। माला के घर जाने के लिए भी पैसे बचाने ही होंगे। कोई नहीं जी, आप बस माला दीदी के घर जाने की तैयारी करो। दिवाली तो हम अगले साल भी मना लेंगे अच्छे से। शोभा की ये बात सुनकर किशन उठकर खेत में काम करने चला जाता है और शोभा घर आ जाती है। किशन खूब मेहनत करता है ताकि वो अपनी बहन को भाई दूज पर उपहार दे सके। समय ऐसे ही बीतता जाता है और कुछ समय बाद दिवाली का त्योहार आने वाला होता है। किशन और उसका परिवार इस बार दिवाली के त्योहार पर कुछ खास नहीं कर पाते। अब दिवाली के बाद भाई दूज का दिन भी आ गया। माँ, मैं जा रहा हूँ माला के घर। हाँ बेटा, आराम से जाना तू, और हाँ, खाली हाथ मत जाना अपनी बहन के घर त्योहार पर। और सुन, अगर उसकी सास कुछ बोले तो चुपचाप सुन लेना, कुछ मत कहना तू, वरना वो माला को बाद में परेशान करेगी। हाँ माँ, ठीक है, जैसा आप कहो। ऐसा कहकर किशन निकल जाता है माला के घर के लिए। उधर माला भी भाई दूज के लिए अपने भाई के स्वागत में तरह तरह के पकवान बनाती है, क्योंकि इतने सालों बाद उसका भाई उसके घर जो आ रहा है। आज माला बहुत खुश है। उधर किशन भी शहर पहुंच जाता है। जब किशन शहर पहुंचता है तो वो वहां से अपनी हैसियत के हिसाब से माला के लिए कुछ फल और मिठाइयां खरीदता है। फल और मिठाइयां खरीदकर किशन माला के घर पहुंच जाता है। अपने भाई को अपने घर देखकर माला बहुत खुश हो जाती है और अपने भाई के गले लग जाती है। दोनों भाई बहन इतने सालों बाद मिल रहे थे, इसीलिए गले मिलते ही दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ माला, तू कैसी है? और घर पर सब ठीक है ना? माला खुशी से बोलते हुए। जी भैया, मैं ठीक हूँ और यहाँ भी सब ठीक है। आप बताओ, माँ, भाभी और मेरी प्यारी भतीजी संध्या कैसी है? कितनी बड़ी हो गई होगी ना संध्या अब तो। जब मैंने देखा था तब इतनी छोटी सी थी। अरे माला, धीरे धीरे पूछ, खुशी के मारे तो तू कितनी तेज तेज बोल रही है। आप भी ना भैया, एक तो आप इतने सालों बाद आए हो तो मैं क्यों ना खुश हूँ। बताओ ना भैया, माँ, भाभी और संध्या कैसी है? हाँ, इतने सालों बाद मिले हैं हम दोनों। खुशी की बात तो है ही मेरी बहन। हाँ, घर पर सब ठीक है, बस माँ की थोड़ी तबीयत खराब रहती है। क्यों, क्या हुआ माँ को भैया? कुछ नहीं, माँ के घुटनों में दर्द रहने लगा है। पैसे नहीं हैं इतने कि माँ को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकूं। कोई नहीं भाई, सब ठीक होगा। घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गए सब? माँ जी पड़ोस में किसी के घर गई हैं, आ जाएंगी थोड़ी देर में। और ये आज मेरी ननद के घर गए हैं भाई दूज मनाने। ओह अच्छा। थोड़ी देर बाद माला की सास भी वहां आ जाती है तो किशन उसकी सास को नमस्ते करता है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो किशन, और कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? मैं ठीक हूँ माँ जी, काम तो ठीक ही चल रहा है। हाँ हाँ, वो तो मुझे तेरी हालत देखकर ही दिख रहा है कि कैसा चल रहा है तेरा काम। जी माँ जी, अभी थोड़ा ठीक होने लगा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब। हाँ हाँ ठीक है। कुछ लाया भी है अपनी बहन के लिए या खाली हाथ आ गया यहाँ? नहीं माँ जी, जितना हो सके ले आया हूँ, खाली हाथ नहीं आया हूँ।
अरे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बस आस पड़ोस में भी बांटना होता है ना। तो अगर ना बांटो तो लोग पूछते हैं कि बहू के घर से कुछ नहीं आया क्या। जी माँ जी, मैं समझ गया आपकी बात। ये ले बहन, तेरे इस गरीब भाई की तरफ से भाई दूज का छोटा सा तोहफा। भैया, इसकी क्या जरूरत थी? जरूर माँ ने कहा होगा आपसे कि मेरे घर खाली हाथ मत जाना। आप मुझसे मिलने इतने दूर आए, मेरे लिए तो यही तोहफा है भैया। हाँ, माँ ने तो कहा था, पर मुझे भी पता था कि अगर इतने दिनों बाद मैं तुझसे मिलने आऊंगा तो खाली हाथ नहीं, कुछ ना कुछ तो लाना ही था ना, तो ये सब ले आया। फिर अगर मैं खाली हाथ आता तो तेरी सास तुझे कितना कुछ सुना देती, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी बहन को सुनना पड़े। अपने भाई की बात सुनकर माला की आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो अपने भाई के हाथ से सामान लेकर अंदर चली जाती है। उसके बाद माला अपने भाई को खाना खिलाने के लिए बैठाती है और दोनों भाई बहन साथ में खाना खाते हैं। और इस तरह इस बार दोनों भाई बहन भाई दूज का त्योहार एक साथ मनाकर खुश हो जाते हैं।